हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि संकुलों के स्थायित्व की तुलना कैसे करेंगे और CFSE की तुलना कैसे करेंगे, यानी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक और CFSE को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे अपन ने। धातु आयन पर आवेश, धातु आयन का Z इफेक्टिव है ना, लिगैंड की क्षेत्र शक्ति, संकुल की ज्यामितीय, स्थायित्व नियतांक और एक कीलेशन या चीलेशन। ठीक है, तो कीलेट ये जो संकुल होते हैं वो सामान्य संकुलों से ज़्यादा स्थायी होते हैं, बस सामान्य संकुल में लिगैंड कार्बन डोनर नहीं होना चाहिए। एक और इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो VBT सिद्धांत नहीं समझा पाया था, रंग। तो संकुलों का रंग, अब किसी पदार्थ के रंगीन होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। किसी पदार्थ के रंगीन होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त, उसमें, उस यौगिक में, उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस संक्रमण के लिए जो फोटोन या जो ऊर्जा या जो लाइट अवशोषित होती है वो दृश्य क्षेत्र से अवशोषित होनी चाहिए, तब वो पदार्थ, तब वो यौगिक रंगीन दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा, अन्यथा रंगीन नहीं दिखाई देगा। तो किसी पदार्थ के रंगीन होने के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। किसी पदार्थ के रंगीन होने के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त, उस यौगिक में या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होना चाहिए, ट्रांजिशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, फोटोन की जरूरत पड़ेगी। वो फोटोन या वो ऊर्जा उसको कहाँ से अवशोषित करना चाहिए? वो करना चाहिए दृश्य क्षेत्र से। दूसरी शर्त, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए ऊर्जा दृश्य क्षेत्र से अवशोषित होनी चाहिए। ये दोनों एक साथ घटेंगी घटनाएं, संक्रमण होगा और ऊर्जा का अवशोषण दृश्य क्षेत्र से होगा, तभी कोई पदार्थ रंगीन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब मैंने कहा दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित होनी चाहिए। अब दृश्य क्षेत्र में 7 रंग होते हैं, एक रंग को वो अवशोषित कर लेगा, बाकी 6 रंग को क्या करेगा? वो पदार्थ उत्सर्जित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रंग अवशोषित होगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा, जो रंग अवशोषित होगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा। अगर 7 रंग को अवशोषित कर लेगा तो काला दिखाई देता है, 7 रंगों को उत्सर्जित कर देता है तो सफेद दिखाई देता है।
और किसी एक रंग को अवशोषित कर लेता है तो उसका पूरक रंग दिखाई देता है, उसका पूरक रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर 7 रंग कौन से हैं? ये 7 रंग अंग्रेजी में लिखा है मैंने बिबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग हैं, ये 7 रंग हैं बिबग्योर। ये जानते हो इधर इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, ऊर्जा और आवृत्ति घटती है। इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, ऊर्जा और आवृत्ति घटेगी। पूरक रंग में बताता हूं आपको, जैसे जो ये वॉयलेट है, वॉयलेट का पूरक रंग है ग्रीन, यानी वॉयलेट अब जो सॉरी वॉयलेट का पूरक रंग है येलो। अगर कोई पदार्थ वॉयलेट अवशोषित करेगा तो येलो दिखेगा, और येलो अवशोषित करेगा तो वॉयलेट दिखेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वॉयलेट का येलो है, येलो का भी वॉयलेट होगा। इंडिगो, इंडिगो का भी पूरक रंग येलो है। ब्लू, ब्लू का पूरक रंग कौन सा है? ऑरेंज। और ग्रीन, ग्रीन का पूरक रंग है रेड, और रेड का ग्रीन। तो इनमें से जो एक कलर अवशोषित होगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा। एक रंग अवशोषित हो जाएगा, बाकी के 6 रंगों को वो पदार्थ, वो यौगिक उत्सर्जित कर देगा। अब मैंने कहा ये तो बात हो गई, चलो दृश्य क्षेत्र से रंग अवशोषित हुआ, उसका पूरक रंग से अपन पता कर लेंगे। अब मैंने कहा कि ये संक्रमण होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होना चाहिए। अब संकुल यौगिकों में कौन सा इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं? तो संकुल यौगिक या तो डी संक्रमण के कारण, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसे कहते हैं डी संक्रमण। तो संकुल यौगिक या तो डी संक्रमण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं या फिर आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। तो संकुल यौगिकों का रंग क्या लिख दो? संकुल यौगिक या तो डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं, या फिर संक्रमण यौगिक संकुल यौगिक या तो डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं या फिर आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन होते हैं। तो या तो डी संक्रमण के कारण रंगीन होंगे या फिर ये आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन होंगे। अब इन्हीं को समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के नाम हैं। डी संक्रमण यानी एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जाना। अब एक डी कक्षक यानी T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जाना, या EG से T2G में इलेक्ट्रॉन जाना। ठीक है, और एक बात और लिख लेना, आवेश स्थानांतरण से जो रंग प्राप्त होता है उसकी तीव्रता अधिक होती है। आवेश स्थानांतरण से जो रंग प्राप्त होगा उसकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। ये ज्यादा तीव्रता के रंग हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की तीव्रता ज्यादा है, इनकी तीव्रता कम है। तो आवेश स्थानांतरण से मैंने कहा ज्यादा तीव्रता का रंग मिलता है। कारण
क्योंकि आवेश स्थानांतरण कराना आसान है, कम ऊर्जा पर ही काम चल जाएगा। अब कम ऊर्जा वाले कौन से हैं? ये रंग कम ऊर्जा वाले हैं, तो इधर से रंग अवशोषित होंगे तो इधर से दिखेंगे, इधर से अवशोषित होंगे तो इधर से दिखेंगे, तो तीव्रता ज़्यादा होगी रंग की। तो आवेश स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, कम ऊर्जा देकर हो जाता है, इसलिए उसकी जो तीव्रता है रंग की वो ज़्यादा मिलती है। तो आवेश स्थानांतरण से जो रंग मिलता है संकुलों का, उसकी तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है, कम ऊर्जा देने पर हो जाता है। अब इन दोनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डी संक्रमण पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे आवेश स्थानांतरण। ये दोनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे मैंने ये टाइटेनियम का कोई संकुल ले लिया। अच्छा, पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये डी संक्रमण। किसको कहते हैं डी संक्रमण? एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे डी कक्षक में जाता है तो इसे डी संक्रमण कहते हैं। एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण डी संक्रमण कहलाता है। अब एक डी से मतलब लोअर एनर्जी वाला डी, T2G से EG में या EG से T2G में इलेक्ट्रॉन का जाना डी संक्रमण कहलाता है। जैसे मैंने ये संकुल ले लिया कोई, इसका कोई भी रंग हो सकता है, ठीक है, रंग कोई भी हो सकता है इसका। टाइटेनियम का जल में +3 आयन है, टाइटेनियम +3 आयन है, इसका विन्यास क्या होगा? 3D1। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। किसमें टूट जाएंगे डी कक्षक? T2G में और EG में। अब ये बात तो CFT से ही होगा ना क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन है डी में तो ये यहाँ आ जाएगा T2G में। अब ये फोटोन या ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। किसका अवशोषण कर लेगा? ये फोटोन का या ऊर्जा का। पर्पल कलर का होता है ये, पर्पल यानी पर्पल कलर कैसा होता है? जामुनी जैसा कुछ। तो ये दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां चला जाएगा ऊर्जा लेकर के। तो एक डी ऑर्बिटल से यानी T2G से ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? EG ऑर्बिटल में, ये ऊपर चला गया यहां से। तो इसे क्या कहेंगे अपन? एक डी से दूसरे डी में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा डी संक्रमण। डी संक्रमण कहलाएगा ये। अब अगर डी ऑर्बिटल खाली है, D0 विन्यास है, तो डी संक्रमण की कोई संभावना नहीं है, डी संक्रमण की कोई संभावना नहीं होगी। डी संक्रमण की संभावना कब होगी? जब डी ऑर्बिटल आंशिक भरा हो। तो डी संक्रमण के लिए जैसे कुछ बातें अपन देखें यहां। पहली बात, यदि डी कक्षक का विन्यास क्या है? D0 है या फिर D10 है। D0 या D10 विन्यास है अगर, तो जैसे D0 है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा डी में, तो डी संक्रमण नहीं होगा। D10 है तो सारे डी ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे, 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10। तो दोनों केस में डी संक्रमण के लिए कोई संभावना नहीं होगी। विन्यास D0 या D10 है तब डी संक्रमण के लिए कोई संभावना नहीं होगी। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है
उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल कब हो सकता है? D1 से D9 तक विन्यास है। तब DD संक्रमण हो सकता है। तब DD संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। DD संक्रमण के लिए संभावना तभी बनेगी अगर D10 विन्यास है। कैसा विन्यास है? D10। तो संकुल रंगीन या रंगहीन होंगे, क्योंकि DD संक्रमण हो ही नहीं पाएगा। तो अगर किसी संकुल का विन्यास D10 है, यानी किसी संकुल में धातु आयन का विन्यास D10 है, जैसे उदाहरण ले लें कॉपर +1, Zn+2, Cd+2, तो इनमें DD संक्रमण होगा नहीं। जब DD संक्रमण नहीं होगा तो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण भी नहीं होगा और पदार्थ रंगीन भी नहीं होगा। तो ये विन्यास है। तो ऐसे संकुल या तो कैसे होंगे? रंगहीन या सफेद। या तो ये रंगहीन होंगे या सफेद होंगे। और अगर विन्यास D1 से D9 है तब ऐसे संकुल सामान्यतः रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे संकुल? रंगीन होते हैं। तो DD संक्रमण क्या होता है? एक D से दूसरे D में इलेक्ट्रॉन का चला जाना DD संक्रमण कहलाएगा। DD संक्रमण के लिए पहला विन्यास देखेंगे D0 D10 है तो DD संक्रमण की संभावना नहीं होगी। D1 से D9 में हो सकता है। D10 अगर विन्यास है तो हमेशा संकुल रंगीन या सफेद होगा, और D1 से D9 है तो सामान्यतः रंगीन होगा। सामान्यतः रंगीन होगा वो। एक और शर्त DD संक्रमण के लिए, एक शर्त तो यह है D1 से D9 तक विन्यास होना चाहिए, D0 D10 में नहीं होगा। दूसरी जो शर्त है DD संक्रमण के लिए, एक शर्त तो ये हो गई, लिगैंड की उपस्थिति होना चाहिए। DD संक्रमण लिगैंड की उपस्थिति में होगा। लिगैंड होगा तभी DD संक्रमण हो पाएगा, अन्यथा DD संक्रमण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D कक्षकों का जब तक विपाटन नहीं होगा तो कैसे हो सकता है DD संक्रमण? अगर सारे D कक्षकों की ऊर्जा समान है तो DD संक्रमण नहीं होगा। ऊर्जा में अंतर होगा तभी तो होगा। और कब आएगा ऊर्जा में अंतर? जब लिगैंड आएंगे और DD ऑर्बिटल का या D ऑर्बिटल का, जब लिगैंड आएंगे और D कक्षकों का वो विपाटन कराएंगे तब ऊर्जा में अंतर आएगा, और तभी DD संक्रमण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो DD संक्रमण तभी हो सकता है जब लिगैंड हो, तो DD संक्रमण लिगैंड की उपस्थिति में होगा। जैसे मैंने ले लिया निर्जल कॉपर सल्फेट, अब इसमें लिगैंड नहीं है, पानी नहीं है, निर्जल है, ये पानी नहीं है, लिगैंड नहीं है, D ऑर्बिटल नहीं टूटे हैं। निर्जल कॉपर सल्फेट आप देखोगे तो सफेद दिखेगा आपको, और इसको पानी में डाल दो, जलयोजित बना दो। ये जलयोजित कॉपर सल्फेट 5 अणु जल के आ जाएंगे क्रिस्टलन जल के। अच्छा, 5 में से 1 अणु ही रहता है क्रिस्टलन जल के रूप में, 4 तो लिगैंड के रूप में रहते हैं। इसके स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, क्या रहती है? Cu
H2O का होल 4 SO4 डॉट H2O, एक अणु होता है केवल क्रिस्टलन जल। ये लिगेंड है 4 अणु, तो 4 तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहते हैं। ये इस संकुल आयन और सल्फेट आयन के बीच में ये जल का अणु फंसा रहता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये जल का अणु इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध के द्वारा फंसा रहता है। अब लिगेंड आ गए तो अब डी ऑर्बिटलों का विपाटन हो जाएगा और अब डी संक्रमण हो जाएगा। तो अब ये रंगीन होगा। कैसे रंग का होता है? ये नीले रंग का। ऐसे एक उदाहरण और ले लो। एक तो ये हो गया, दूसरा फेरस सल्फेट, और कैसा ले लिया मैंने? निर्जल। निर्जल फेरस सल्फेट कैसा होगा? सफेद रंग का। लेकिन अगर मैंने जलयोजित ले लिया, जल में डाल दिया इसको, जल के अणु जुड़ गए साथ, 6 लिगेंड के रूप में जुड़ेंगे और एक क्रिस्टलन जल रहेगा। अब ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का, ग्रीन कलर का। ये नीला होता है, ब्लू। तो लिगेंड की उपस्थिति जरूरी है, तभी डी संक्रमण होगा, और डी कक्षक का विन्यास D1 से D9 होगा, तभी डी संक्रमण होगा। जैसे मैं कुछ धातु आयनों के रंग लिख रहा हूं जलीय विलयन में, जल लिगेंड का काम करेगा। तो ये हेडिंग डालो, कुछ धातु आयनों के रंग जलीय विलयन में, या संक्रमण धातु आयनों के लिख लो, क्योंकि ये डी संक्रमण धातु आयनों में ही हो सकता है, क्योंकि आपको D1 से और D9 विन्यास संक्रमण धातु आयनों में ही मिलेगा, S और P ब्लॉक में नहीं मिलेगा। तो संक्रमण धातु आयनों का जलीय विलयन में रंग। संक्रमण धातु आयनों का जलीय विलयन में रंग। ये याद करने पड़ेंगे। रंग जब भी आए, कोई भी रंग होगा किसी पदार्थ का, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो आपको रटना ही पड़ेगा। मन को गुलाबी में Mn+2 और कोबाल्ट +2, इन दोनों को जल में डालते हैं तो कैसा रंग मिलता है? गुलाबी, पिंक कलर। इसको याद रखने का तरीका, मन को गुलाबी। दूसरा कॉपर, क्रोमियम और कोबाल्ट। अब कोबाल्ट पहले +2 में आ गया, अपन +2 से स्टार्ट करेंगे लेना। पहले कोई धातु आ रहा है पहली बार तो +2 में, दूसरी बार आएगा तो उसको +3 में, तीसरी बार आएगा तो +4 में। तो जैसे यहाँ कोबाल्ट +2 में आ गया तो अब मैं +3 में लिखूंगा। इन तीनों का रंग होता है नीला, कुकर्को नीला। इनका जलीय विलयन में रंग कैसा होगा? नीला। कोबाल्ट +2 पिंक, कोबाल्ट +3 ब्लू। फैनी यानी आयरन और निकल, फैनी हरा।
फैनी हरा। आयरन +2 और Na+2 का रंग होगा ग्रीन। मन, अब Mn पहले +2 में आ गया तो अब +3 में। करे क्रोमियम, क्रोमियम पहले +2 में फिर +3 में। विवाह पहली बार आया है तो +2 में। मन करे विवाह वॉयलेट कुर्ता, यानी इनका रंग कैसा होगा? वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर के हैं। मन करे विवाह वॉयलेट कुर्ता। और वेरी वेरी स्पेशल वैलेडियम +3 वैलेडियम +4। वेरी वेरी स्पेशल हरा नीला। वेरी वेरी स्पेशल हरा एवं नीला। तो ये जली विलयन में कलर है। जल यहाँ लिगैंड का काम करेगा। ये कुछ संक्रमण धातुओं के आयनों के जली विलयन में कलर हैं ये। अब अगर आप लिगैंड बदल दो, जल की जगह अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ, ब्रोमीन के साथ या किसी अन्य लिगैंड के साथ संकुल बना दो, तो रंग बदलेगा कि वही रहेगा? रंग बदल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। कारण क्यों रंग बदल जाएगा? जली विलयन, जल की जगह लिगैंड बदल जाएगा तो अरे कहीं दूसरा लिगैंड आएगा तो भाई दूसरे लिगैंड की स्प्लिटिंग पावर, उसकी क्षेत्र शक्ति अलग होगी। जैसे अमोनिया आ गया जल की जगह, अगर इसने संकुल अमोनिया के साथ बनाया, होता भी है ना ऐसा। जैसे इसके जली विलयन, इन्हें जल के साथ संकुल बना रखे हैं, आप कोई ऐसा लिगैंड डाल देते हो जिससे स्थायी संकुल बनता है, तो ये जल का साथ छोड़ के उसके साथ संकुल बनाता है। जैसे कॉपर का जली विलयन लिया आपने, तो जल के साथ संकुल बना रखा है, कॉपर सल्फेट जल में डाल रखा। अब आपने अमोनिया डाल दिया तो उसका साथ छोड़ के अमोनिया के साथ संकुल बना लेगा, क्योंकि उसके साथ बना हुआ संकुल ज्यादा स्थायी है। तो जल के साथ जैसे संकुल बना रखे हैं इन्होंने, जल दुर्बल लिगैंड है, कम स्प्लिटिंग कराएगा। अगर कोई जल से प्रबल लिगैंड आ गया तो ज्यादा स्प्लिटिंग करा देगा। ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में पहुंचाने के लिए ज्यादा ऊर्जा वाले फोटोन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ऊर्जा वाले रंग को अवशोषित करेगा, और ज्यादा ऊर्जा वाला करेगा तो उसका पूरक रंग दिखाई देगा, उसका पूरक रंग अपने को दिखाई देगा। तो अगर लिगैंड बदल दोगे तो संकुल का रंग भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो संकुल का जो रंग है, कौन सा रंग होगा, ये लिगैंड की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो लिखेंगे अपन अगला पॉइंट इसमें, ये नोट कर लो आप। संकुलों का रंग लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात लिगैंड बदल देने पर संकुल का रंग बदल जाता है। अर्थात लिगैंड बदल देने पर संकुल का रंग बदल जाता है।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये मैंने आपको 3 संकुल बना दिए। कोबाल्ट का एक मैंने संकुल बना दिया जल के साथ, कोबाल्ट का मैंने दूसरा संकुल बना दिया अमोनिया के साथ, और कोबाल्ट का मैंने तीसरा संकुल बना दिया ब्रोमीन के साथ। तीनों में कोबाल्ट +3 है, तीनों की अष्टफल की ज्यामिति है, कोबाल्ट +3 में है। 3 संकुल मैंने बना दिए और आपको ये 3 रंग दे दिए। कोई भी आपको 3 रंग दे दिए। एक रंग दे दिया लाल, रेड, दूसरा दे दिया ब्लू, और तीसरा रंग दे दिया हरा। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लाल होगा, कौन सा ब्लू होगा यानी नीला होगा, कौन सा ग्रीन होगा, ये पहचानना है। तो इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले इन तीनों लिगेंड को देखो, ये सबसे प्रबल, ये उससे दुर्बल, ये सबसे दुर्बल। तो सबसे प्रबल लिगेंड ये है अमोनिया, ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा d ऑर्बिटल की, और इसका जो संकुल है इसे सबसे ज्यादा ऊर्जा के फोटोन की जरूरत पड़ेगी dd संक्रमण के लिए, सबसे ज्यादा। ये सबसे प्रबल लिगेंड है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा dd ऑर्बिटल की। इसमें इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल से एक d से दूसरे d में पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा के फोटोन की जरूरत पड़ेगी। तो अब अपन इन तीनों का क्या करेंगे, पूरक रंग देखेंगे। इन तीनों का पूरक रंग देखेंगे। इसका पूरक रंग रेड का बताओ कौन सा है? रेड का पूरक रंग कौन सा है? मैंने ये रंग बताए थे ना आपको, विबग्योर। वॉयलेट का येलो, इंडिगो का भी येलो, ब्लू का ऑरेंज, ग्रीन का रेड। तो यहां पर रेड का पूरक रंग कौन सा होगा? ग्रीन, यानी ग्रीन अवशोषित होगा तब रेड दिखेगा। ब्लू का कौन सा होगा पूरक रंग? ऑरेंज। और ग्रीन का कौन सा होगा? रेड। अब यहां मैंने आपको ऊर्जा का क्रम बताया। इधर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है, सॉरी घटती है। वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी घटती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा इन तीनों में किस में है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में है? ग्रीन में। इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रीन की है। ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो इसको सबसे ज्यादा ऊर्जा के फोटोन की जरूरत पड़ेगी। तो ये किसको अवशोषित करेगा? ग्रीन को अवशोषित करेगा। तो इसका पूरक रंग दिखेगा कौन सा? रेड। तो यहां मैं लिखता हूं, जैसे ये संकुल लिख दिया मैंने, पूरक रंग
या पहले लिख लो अवशोषित रंग, और फिर लिख लो पूरक रंग। तो पहला संकुल मैंने ले लिया CONH3 का हॉल 6 3 पॉजिटिव। सबसे प्रबल लिगेंड इन तीनों में अमोनिया, ये सबसे प्रबल, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा का, ये है अवशोषित रंग। ये मैंने जो लिखे हैं ये अवशोषित रंग हैं। पहले मुझे जो तीनों रंग दिए होंगे मैं उनके अवशोषित रंग लिख लूंगा और उनकी ऊर्जा देखूंगा और लिगेंड की क्षेत्र शक्ति देखूंगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? ग्रीन की। तो ये कौन से रंग को अवशोषित करेगा? ग्रीन को। और ग्रीन का पूरक रंग दिखेगा कौन सा? रेड। तो ये संकुल रेड कलर का दिखेगा। सबसे दुर्बल लिगेंड कौन सा है? ये सबसे दुर्बल है ब्रोमीन। इन तीनों में वाटर, अमोनिया और ब्रोमीन में सबसे दुर्बल लिगेंड ब्रोमीन है। सबसे कम स्प्लिटिंग कराएगा, इसको सबसे कम ऊर्जा के फोटोन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पे मैं इसको सबसे कम वाले को लिख लूंगा Br6 3-। तो ये सबसे कम स्प्लिटिंग कराएगा, सबसे दुर्बल लिगेंड है। सबसे कम ऊर्जा किसकी है? इसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा है। सबसे कम ऊर्जा किसकी है? तीनों में रेड की। तो ये किसको अवशोषित करेगा? रेड को। और रेड को अवशोषित करेगा तो दिखाई कैसा देगा? ग्रीन। पूरक रंग ग्रीन दिखाई देगा। अब बच गया वाटर। अब वाटर का तो लिख ही देंगे अपन। COH2O का हॉल 6 3+। अब दो अवशोषित हो गए, इसने ग्रीन कर लिया, इसने रेड कर लिया। तो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स अब किसको अवशोषित करेगा? ऑरेंज को। और ऑरेंज का कौन सा कलर दिखेगा? पूरक रंग कौन सा है ऑरेंज का? ब्लू। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको 3 कॉम्प्लेक्स दे देगा कोई भी और उनके रंग पूछेगा, तो आप रंग बता दोगे लिगेंड की क्षेत्र शक्ति देख के। जो रंग दिए हैं पहले उनके पूरक रंग लिख लो और आप उससे पूरक रंग लिख के अवशोषित रंग का पता चल जाएगा, और उसके आधार पर फिर आप उसका रंग बता दोगे। आ गया ये कंसेप्ट समझ में? तो लिगेंड पर डिपेंड करेगा रंग संकुल का। लिगेंड बदल दोगे संकुल का रंग भी बदल जाएगा। अब मैंने कहा जब D0 या D10 विन्यास होगा तो DD संक्रमण के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा। तो दूसरा जो कारण है संकुलों के रंगीन होने का वो है आवेश स्थानांतरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। आवेश स्थानांतरण या चार्ज ट्रांसफर का मतलब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही है, पर यहां डी से डी में नहीं होता वो ट्रांसफर। यहां क्या होता है, जो लिगेंड और धातु के बीच में जो बंध बनता है, लिगेंड और धातु के बीच में जो बंध बनता है, उस बंध के जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल करके और धातु आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इससे धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से बदल जाती है। तो इसे कहते हैं अपन आवेश स्थानांतरण। यानी संकुल में जब डीडी ट्रांजिशन के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, तब ऐसे संकुल या कुछ संकुल आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इलेक्ट्रॉन को ही बोल रहे हैं अपन, यहां आवेश से मतलब इलेक्ट्रॉन से ही है।
तब ऐसे संकुल आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन होते हैं। तो जब dd संक्रमण के लिए कोई संभावना नहीं होती, कब नहीं होगी dd संक्रमण के लिए संभावना? जब D0 या D10 विन्यास होगा, तब कुछ संकुल आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन होते हैं। तब कुछ संकुल आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन होंगे। अब आवेश का जो स्थानांतरण है उसके कारण जो संकुल रंगीन है वो भी 3 प्रकार के हैं, या आवेश का स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अपन पढ़ेंगे लिगेंड से धातु पर आवेश स्थानांतरण। अंग्रेजी में लिखते हैं क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में लिखा जाएगा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड से धातु पर आवेश का स्थानांतरण। अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखते हैं लिगेंड टू मेटल। लिगेंड को L, मेटल को M, आवेश यानी चार्ज को C और ट्रांसफर को T, LMCT। तो इस प्रकार के जो संकुल हैं या इस प्रकार का जो आवेश स्थानांतरण है, इसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड और मेटल के बीच जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से धातु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर चले जाते हैं अस्थायी रूप से, जिससे थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से उसकी ऑक्सीकरण अवस्था धातु की बदल जाती है और उस संकुल को एक रंग मिल जाता है। क्योंकि जब वो आवेश का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो ऊर्जा तो अवशोषित करेगा ही करेगा। जैसे आपने देखा होगा MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन, या KMnO4 लिख दो, पूरा लिख दो। तनु विलयन में ये पिंक कलर का दिखाई देता है और सांद्र विलयन में इसका रंग होता है पर्पल। तो मैं दोनों रंग लिखूंगा, पिंक यानी तनु विलयन में पिंक, आपको इसका पिंक रंग भी लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, पर्पल भी मिलेगा। और पर्पल रंग कब होता है? जब ये विलयन इसका सांद्र होता है, इसलिए आप दोनों रंग याद रखना। अब ये कैसे रंगीन है? जैसे Mn इसमें +7 ऑक्सीडेशन में है, 3D0। अब dd संक्रमण तो इसमें हो नहीं सकता, dd संक्रमण के लिए तो स्कोप खत्म हो गया। फिर कैसे रंग आ रहा है? वो आवेश स्थानांतरण के कारण आ रहा है। देखो कैसे, Mn, इसका स्ट्रक्चर बना लें अगर अपन, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसमें संकरण होता है D3S। कभी पूछ ले तो इसमें D3S संक्रमण है और इसकी चतुष्फल की आकृति बनती है, टेट्राहेड्रल। और d ऑर्बिटल यहां कौन से हैं? dx बाय d बाय z और dzx, T2g ऑर्बिटल हैं। अब ये कैसे रंगीन है? जैसे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैंने कहा +7 है, कौन से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होते हैं? ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ना, ये चले जाते हैं इस पर,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, जिसमें एक लिगेंड का है और एक इसका है। तो इलेक्ट्रॉन किसका चला गया मेटल पर? लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल पर चला गया, तो इसलिए नाम दे रहे हैं लिगेंड टू मेटल। ये लिगेंड का एक इलेक्ट्रॉन मेटल पर चला गया, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक मेटल का एक लिगेंड का, दोनों चले गए मेटल पर, यानी लिगेंड का एक इलेक्ट्रॉन मेटल पर चला गया। ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ी देर के लिए बदल जाएगी, +7 से +6 होगी, तो इसे कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलर्ड है। दूसरा उदाहरण लेंगे अपन यहां डाइक्रोमेट आयन का, Cr2O7 2- या K2Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन या पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रंग कौन सा होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। किस रंग का होता है ये? ऑरेंज कलर का। इसमें देखो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 3d0, तो इसमें भी dd संक्रमण के लिए कोई संभावना नहीं है। तो ये कलर्ड किसके कारण है? चार्ज ट्रांसफर के कारण। इसकी संरचना बनाते हैं, क्रोमियम ऑक्सीजन, इसमें ब्रिज बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ब्रिज की तरह काम करता है। एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये देखो रेजोनेंस होगा, यहां से लॉन पेयर डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड लॉन पेयर में कन्वर्ट होगा। इन तीनों बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, इन तीनों बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ और इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, यानी ये 6 बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी। रेजोनेंस यहां से नहीं होगा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ अलग होंगी। अच्छा, रेजोनेंस के कारण ये तीनों बॉन्ड लेंथ छोटी होंगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। सारी बॉन्ड लेंथ इसमें बराबर नहीं होती, क्रोमियम ऑक्सीजन, ये वाली बॉन्ड लेंथ अलग होती है जो बीच में ब्रिज बना रही है। तो बीच वाला जो ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है वो रेजोनेंस नहीं करता, करेगा भी तो बहुत दुर्बल रेजोनेंस करेगा। ये तो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, यहां से डबल बॉन्ड और यहां से नेगेटिव चार्ज, इससे नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा इस वाले का, होगा भी तो। इसमें भी कौन सा संक्रमण होता है? संकरण होता है, D3S, और इसकी भी कैसी आकृति बनती है? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। टेट्राहेड्रल, ये भी आवेश स्थानांतरण के कारण रंगीन है। यहां पर भी ये साझे के इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, तो इसकी जैसे ऑक्सीकरण अवस्था अपन देखते हैं कितनी होती है? +6। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे लिगेंड से मेटल पर, तो ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी परिवर्तन होगा, +5 हो जाएगी बदल करके, अस्थायी होगा, परमानेंट नहीं होता ही। परमानेंट तो +6 ही मानी जाएगी। तो ये भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर्ड है। मैं कुछ और बता रहा हूं उदाहरण, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये जेई में और नीट में कई बार पूछे गए। तीसरा उदाहरण ये क्रोमेट आयन है। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, क्रोमेट आयन में सारी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी रेजोनेंस के कारण। इसमें भी D3S संकरण होता है, इसकी भी चतुष्फल की आकृति होती है। इसका रंग कैसा होता है? चार्ज ट्रांसफर के कारण पीले रंग का होता है। ये पीले रंग का है क्रोमेट आयन।
CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड ओ Cl, ये +6 में, इसमें भी +6 में, दोनों में 3D0 dd संक्रमण नहीं होगा। क्रोमाइल क्लोराइड का कलर कैसा होता है? रेड। ये भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का उदाहरण है। और एक ब्राउन रिंग FeH2O का हॉल 5 NO और बाहर SO4, क्या कहते हैं इसको? ब्राउन रिंग। इस ब्राउन रिंग में भी इस लिगेंड से, यहां से इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसका ऑक्सीडेशन +1 और इसका भी +1 हो जाता है। तो ये ब्राउन रिंग भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का उदाहरण है। एक उदाहरण और लिख लो, BO4 3-, इसमें वैनेडियम का ऑक्सीडेशन देखो +5 है, 3D0 हो गया विन्यास इसका, 3D0। और ये कलर में कौन सा होता है? ब्लू कलर का है ये। तो ये भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का उदाहरण है। तो ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MMCT। यानी कुछ संकुल ऐसे भी हैं जिनमें एक मेटल से और दूसरे मेटल पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इस कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू का क्या फॉर्मूला होता है? Fe4 फिर FeCN का हॉल 6 हॉल थ्राइस, ये प्रूशियन ब्लू है। नीले रंग का होता है ये प्रूशियन ब्लू है। इसमें इस पर चार्ज कितना होता है? +3, और इस पर चार्ज कितना होता है? +2। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहले यहां से इस पर और फिर इससे इस पर ऐसे होता रहता है। +2 से +3 पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, फिर जब ये +2 में आ जाएगा तो फिर यहां से यहां होगा। तो मेटल से मेटल पर चार्ज ट्रांसफर के कारण ये रंगीन दिखाई देता है, प्रूशियन ब्लू। और दूसरा Fe3 फिर Fe फिर Cn का हॉल 6 पूरे का हॉल ट्वाइस, इसको कहते हैं टर्न्स बुल ब्लू। ये टर्न्स बुल ब्लू कहलाता है। इसमें बाहर वाले आयरन पर आवेश +2 और अंदर वाले पर +3। इसमें भी +2 से +3 फिर +3 से +2 पर आवेश स्थानांतरण होता रहता है। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का उदाहरण है ये भी। तीसरा उदाहरण कॉपर फेरोसाइनाइड CO2 FeCN का हॉल 6, ये +2 में और ये +2 में। यहां से +2 से पहले इस +2 पर
फिर इस +2 से इस पर, तो मेटल से मेटल पर चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, इसके कारण ये कलर्ड दिखाई देता है। तो ये 3 उदाहरण हैं। इसको कहते हैं, कैसा कलर होता है इसका? चॉकलेटी ब्राउन। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर +2 आयन का परीक्षण है। कॉपर +2 आयन के विलयन में फेरोसाइनाइड डाल दो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, चॉकलेटी ब्राउन कलर का अवक्षेप आ जाएगा। इन दोनों का ऐसा कहते हैं, जो संगठन है वो समान होता है और ये दोनों विलयन में एक साथ मिलते हैं। कौन? प्रशियन ब्लू और टर्न्सबुल ब्लू। देखो क्या है, जैसे मैंने बाहर आयरन लिख लिया ये वाला Fe+3, और अंदर क्या है? FeCN का होल 6, ये +2 में है, ये +3, ये +2। इस पर चार्ज कितना है? 4-। बाहर +3 है और ये 4- है, तो 4- को उदासीन करने के लिए एक पोटेशियम और लगा दो। ऐसे इसको लिख लो, बाहर क्या है? इसमें Fe+2 है और अंदर क्या है? Fe+3 है। यहां चार्ज कितना? -3। अब इसको उदासीन करने के लिए एक पोटेशियम और लगा दो, तो देखो दोनों का संगठन एक साथ बन गया। ऐसा कहते हैं दोनों एक साथ ही मिलते हैं। बाहर Fe+3, Fe+2, अंदर Fe+2, Fe+3। और तीसरे हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। कुछ संकुल ऐसे हैं जिनमें मेटल से और लिगेंड पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसके कारण वो रंगीन होते हैं। अब कौन से लिगेंड में यहां पर बताऊं आपको? एक तो CO अगर लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या CN- है, ये ऐसे लिगेंड हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको आगे इसी चैप्टर में। तो यहां पर ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं लिगेंड, तो इसको कहते हैं पाई एसिड लिगेंड, और यहां पर एक बॉन्डिंग होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर वो रंगीन है, तो वो किसके कारण रंगीन होगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। इसके और उदाहरण अपन देंगे। तो पहला तो ये लेते हैं, यदि कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनाइल कंपाउंड रंगीन है, वैसे ये रंगीन होते नहीं हैं, ये सामान्यतः रंगहीन या सफेद होते हैं कार्बोनाइल। अगर कोई रंगीन है तो यह MLCT के कारण रंगीन होगा। इसके अलावा एक अपन ये लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें यहां से इस फेरस आयन से इलेक्ट्रॉन साइनाइड आयन पर जाते हैं और ये हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, पहले येलो, हल्का पीला। इसी तरह K3 FeCN का होल 6, इसमें भी यहां से लिगेंड से साइनाइड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये पीले रंग का दिखाई देता है। एक सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड Na4FeCN का होल 5 NOS, ये सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड, इसका रंग होता है पर्पल।
और ये भी किसके कारण होता है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण रंगीन होता है। तो अगर कार्बोनाइल यौगिक वैसे रंगीन नहीं होते, अगर है तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। इसी तरह साइनाइड अगर किसी कॉम्प्लेक्स में है तो यहाँ भी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण रंगीन होंगे ये। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इनका रंग भी किसके कारण है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण है। तो ये CFT थ्योरी ने जो है VBT थ्योरी की सारी कमी, सारे दोष दूर कर दिए, स्थायित्व की व्याख्या कर दी, क्यों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं इसको समझा दिया, और रंग की व्याख्या कर दी। तो इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, समावयवता। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।